एजुकेशन सिस्टम आप जब प्ले स्कूल में थे तब से वो लगातार आपको जो है लूटते आ रहा है। कोचिंग वाले लूटते हैं। आप ये सोचते हैं कि कोचिंग वाला सिर्फ क्या है, पैसा कमाने बैठोगे क्योंकि सरकार भी पैसा ले जाएगी, बोलेगी भैया आप बिजनेस कर रहे हो 18% हमारा। उसके बाद टीचर्स पैसा ले जाएंगे, उसके बाद जो ओनर है बिल्डिंग का वो पैसा ले जाएगा। तो जो कोचिंग संस्थान है वो मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5-1.5 लाख रुपए ले रहे हैं आपको बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने का, और इतना पैसा ले रहे हैं उसके बाद सुविधाएं नहीं दे रहे। किसी ना किसी के लेक्चर देख के फ्री में एग्जाम क्रैक कर लो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं भारतीय एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी क्या है, इस वीडियो में हम स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थानों के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसे हादसे जो होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा दिल्ली में राउस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे ही काफी सारे स्कूल्स की हालत जर्जर है, सरकारी स्कूल्स की हालत जर्जर है। अभी एक न्यूज आई थी एमपी से ही कि स्कूल की दीवार गिर जाने से कुछ छात्र उसमें दब गए, और गुजरात से एक न्यूज आई थी कि स्कूल की दीवार गिर गई तो बच्चे बाहर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गए। तो ऐसी काफी न्यूज आ रही हैं। तो रियलिटी क्या है इस एजुकेशन सिस्टम की? अगर इस एजुकेशन सिस्टम में इतना ही पैसा है, लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, तो वो सुविधाएं हमें क्यों नहीं मुहैया कराई जाती? क्यों छात्रों के स्वास्थ्य के साथ, छात्रों की जिंदगी के साथ खेला जाता है? तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, पूरा समझिएगा। एक एक पॉइंट में यहाँ पे आपको रखने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये एजुकेशन सिस्टम की जो रियलिटी है पूरी पता चल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा राउस एकेडमी, यहाँ पे बेसमेंट में हादसा हुआ, 3 छात्रों को जान गंवानी पड़ी। पानी भर गया था, इसमें किसकी गलती है? इसके लिए तो सीबीआई जांच चली रही है और जांच हो ही रही है। सब अपनी गलती से पल्ला झाड़ रहे हैं। अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, नेता बोल रहे हैं हमारी गलती नहीं है, पुलिस बोल रही है वो एक कार लेके निकले, उन्होंने प्रेशर बढ़ाया पानी का, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा था कि भाई गलत आप हो, गलत आप हो, लेकिन कोई भी गलती स्वीकार नहीं कर रहा था। ऐसे ही कोचिंग संस्थान के ऊपर ब्लेम लगे कि भाई आपकी गलती है, आपने बेसमेंट में संचालित कैसे की कोचिंग। अधिकतर कोचिंग या स्कूल कहीं ना कहीं बेसमेंट में संचालित होते हैं। सरकार हादसे के बाद ही क्यों जागती है? प्रशासन हादसे के बाद ही क्यों जागता है? इससे पहले ही उन्हें परमिशन ही क्यों दी गई कि वो बेसमेंट में या कुछ चीजें चलाए? जहां पे बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए, वहां पे ये लोग क्लासरूम चलाते हैं, यहाँ पे उन लोग लाइब्रेरी चलाते हैं, जिस कारण ये हादसा हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा हादसा क्यों? वहां की जितनी भी सीवर लाइन थी सारी चौक थी। सीवर लाइन में कचरा भरे होने से जो पानी है वो रोड में ही तैर रहा है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। तो इसमें दूसरी सबसे बड़ी गलती किसकी? भाई वहां की एमसीडी की, वहां की नगर पालिका की, जिसने वहां के ड्रेनेज सिस्टम्स को बारिश के पहले दुरुस्त नहीं किया, उसकी सफाई नहीं करवाई। ऐसे ही लगातार हादसे होते हैं। अब आते हैं कोचिंग सेंटर्स पे। सबसे पहले कोचिंग सेंटर पे आता हूं। आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतने सारे होर्डिंग्स, इतना सारा स्टाफ। एक कोचिंग संचालित करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि फीस भी तो ऐसे ही ली जाती है, 1-1.5-2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए बच्चों से। उस पर भी मैं आऊंगा। तो इतनी बड़ी कोचिंग संचालित करने के लिए, बिल्डिंग किराए पे लेने के लिए 15 लाख 20 लाख महीने का रेंट होता है। दिल्ली जैसी जगहों पर, इंदौर जैसी जगहों पर भी मैं बात करूं तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का किराया जो है 8-8 10-10 लाख रुपए है, जहां पे कोचिंगें संचालित होती हैं। अब आप लोगों को पता है रेंट सबसे बड़ा अगर कोई लॉस है कोचिंग सेक्टर में तो वो है रेंट। क्योंकि 18-18 19-19 लाख रुपए आप जो है क्या कर देते हो, रेंट दे देते हो महीने का। उसके बाद फिर आपको लगता है कि यार रेंट, बच्चे की एडमिशन नहीं आ रहा है तो आपको कई बार जेब से भरना पड़ता है पैसा। जैसे वैकेंसीज नहीं आई तो बच्चा नहीं आएगा, बच्चा नहीं आएगा तो इनकी कोचिंगों का रेंट ये कैसे भरेंगे जब इनके पास पैसा ही नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको पता है ये जो टॉप टीचर्स हैं इंडिया के, ये ऑनलाइन सब छाए हुए टीचर्स हैं, चाहे खान सर हो, चाहे अलग पांडे सर हो, चाहे देवीकीर्ति सर हो, ओझा सर हो, और आपका आनंद कुमार हो जो सुपर 30 के फाउंडर है। सबकी बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हैं, सब बड़ा बड़ा फीस ले रहे हैं, नो डाउट। आनंद सर को अगर छोड़ दिया जाए सुपर 30 वाले को, तो बाकी ये सब कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी फीसेस ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों की फैन फॉलोइंग है इनके साथ, और लगातार ये उससे पैसा भी बना रहे हैं और अपना नाम भी और अपना औहदा भी जो है ऊंचा कर रहे हैं। जैसे ओझा सर को आपने देखा होगा, हर रील में ये आके बिल्कुल ज्ञान दे देते हैं हर बात पे कि भाई हम तो राजा हैं,
कट्टा अड़ाओ, ऐसे ही देवकीर्ति सर आ जाते हैं, बिल्कुल एथिक्स की बातें करने लगते हैं। लेकिन जब एथिक्स की बात होती है तो आप देखें कोचिंग कहाँ संचालित हो रही है, बेसमेंट में संचालित हो रही है। उसका भाई मेन रीजन क्या है मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि जगह कम पड़ रही है, बच्चों के बैच लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, रेंट सबसे बड़ी दिक्कत होती है कोचिंग संस्थान को चलाने में, क्योंकि वो जिस बिल्डिंग में अपना कोचिंग संस्थान चला रहे हैं वहां का रेंट जो है काफी ज्यादा होता है। इस चक्कर में लगातार शिक्षकों को जो है दिक्कत होती है, जो कोचिंग वाले हैं, जो कोचिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनका रेंट काफी हाई होता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। इसलिए भाई जितने अगर बच्चे ज्यादा हैं वो दूसरी बिल्डिंग लेंगे तो उसका भी किराया भरेंगे, इसलिए जो वो बिल्डिंग है उसी में वो छोटे छोटे और क्लासरूम बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई जितनी जगह है वो यूज हो जाए जहां पे छात्र बैठ के पढ़ सके। उसके बाद एक एक टीचर की सैलरी, अब जरूर होगी ये सारे सब्जेक्ट जो कोचिंग का मालिक है वही पढ़ाएगा, भाई अलग अलग टीचर रखने पड़ेंगे उसको, रीजनिंग का अलग, मैथ्स का अलग, हिंदी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, अब अलग अलग टीचर्स हैं, तो भैया टीचर्स की सैलरी भी जो है वो भी लाखों में होगी। भाई कोई अगर सब एक टीचर 6 लेक्चर ले रहा है ना, तो आजकल एक टीचर का कम से कम जो प्राइस है, अगर अच्छा टीचर है तो 1,000 रुपए पर लेक्चर है। अब वो 6 लेक्चर एक दिन में ले रहा है तो 6,000 रुपए तो यही हो गए। ऐसे ही एक कोचिंग संस्थान में 5 से 6 टीचर जो है होते हैं। अब आप सोच लीजिए 5 से 6 टीचर अगर 6 लेक्चर ले रहे हैं और एक दिन में ये 6 टीचर 6,000 रुपए ले रहे हैं तो कितना पैसा हो गया, तो कोचिंग मालिकों को यहाँ पे कितना नुकसान हुआ। और आप क्या सोचते हैं, कोचिंग जो है पैसा लूटती है। एक बच्चे से कितना लिया जाता है, मिनिमम 1,00,000 रुपए तो लिया ही जाता है ना, मिनिमम 1,00,000 रुपए तो लिया ही जाता है, 1,00,000 रुपए एक बच्चे से लिया जाता है। अब आपको लगता है 1,00,000 रुपए की जो फीस है ये ले ली गई, लेकिन कोचिंग हमें सुविधा नहीं दे रही है, लेकिन वो 1,00,000 रुपए एक बच्चे से 1 साल का लिया जाता है ना, वो बच्चे से 1 साल या 2 साल का पैसा लिया जाता है। लेकिन टीचर्स को तो आपको हर मंथ पे करना है, रेंट आपको हर मंथ पे करना है। अब अगर ये 1,00,000 वाले ऐसे बच्चे हो गए आपके 100, तब जाके आपका 1 करोड़ रुपए हुआ साल का। अब जब 1 करोड़ रुपए साल का होगा, इसमें आप जीएसटी भी दोगे क्योंकि सरकार भी पैसा ले जाएगी, बोलेगी भैया आप बिजनेस कर रहे हो 18% हमारा। उसके बाद टीचर्स पैसा ले जाएंगे, उसके बाद जो ओनर है बिल्डिंग का वो पैसा ले जाएगा, उसके बाद आपकी मार्केटिंग का पैसा अलग, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा अलग, जो बच्चों के लिए सुविधाओं में पानी के कैंपस रखे जाते हैं उसका पैसा अलग। तो अब एक खुद आप हिसाब लगाइए कि कोई कोचिंग संस्थान एक कोचिंग को चलाने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है और उसे आउटपुट में कितना मिल रहा है। अब यही मैं बात करता हूं दोस्तों स्कूल्स की। अब आते हैं स्कूल पे, सबसे ज्यादा जरूरी है भाई बचपन से पढ़ाई करना। आप अपने बच्चों को नर्सरी से स्कूल भेजना चालू कर देते हैं, प्ले स्कूल में डालते हैं कि आपका बच्चा जो है बैठना उठना खाना पीना सब सीखे, इसलिए आप उसे प्ले स्कूल में डालते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप में से कितने लोग अपने बच्चों को, या आप में से कितने लोग खुद सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे? क्यों नहीं पसंद करते आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ना? क्योंकि यहाँ की सुविधाएं अच्छी नहीं होती हैं, यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन वही टीचर की अगर तनख्वाह की बात करें तो 1-2 लाख रुपए ये सरकारी टीचर तनख्वाह उठाते हैं, लेकिन उस लेवल का ये पढ़ाते नहीं है ना। तो आप अपने बच्चों को यहां डालना तो पसंद नहीं करते कि सरकारी स्कूल में मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा तब जाके वो आईएएस आईपीएस बनेगा और अपने करियर में डॉक्टर इंजीनियर जो भी है बनेगा। सरकारी स्कूल में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को डालना नहीं चाहता। अब कुछ लोग बोलेंगे कुछ अच्छे सरकारी स्कूल भी हैं, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय है, तो भाई उसमें आपको भी पता है एडमिशन प्रक्रिया कितनी बड़ी है, उसमें भी जुगाड़ चलते हैं। अगर आपका जुगाड़ है तब जाके आपका नवोदय या केवी में एडमिशन होगा, नहीं होगा तो बाकी जो आपके पास एक्सीलेंस स्कूल है या फिर सीएम राइज स्कूल है उनकी हालात, आपके बिल्डिंग की हालात, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालात आपने देखे हैं। इतनी दयनीय स्थिति होती है कि भाई सही से क्लासरूम नहीं होते, है ना, पंखे नहीं होते, बिजली नहीं होती, 1-2 टीचर रहते हैं जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल तो भेजेंगे नहीं। फिर कहाँ भेजते हैं आप? आपके दिमाग में आता है कहाँ भेजूं बच्चे को, तो कॉन्वेंट स्कूल में भेजूं। अब कॉन्वेंट स्कूल में भाई अच्छा राजा बाबू बन के आपका बच्चा जाएगा, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में एक नियम है भाई, आप किताब स्कूल वाली बताई दुकान से लेंगे, ड्रेस जहां से लेनी है स्कूल वाली बताई दुकान से लेंगे, जूते वहीं से लेने हैं, बैग वहीं से लेना है, कॉपी किताबें सब आपको एक दुकान स्कूल बताएगा कि यहां से ले लो। और ये लगातार चल रहा है इस देश में। स्कूल फीस में जो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा स्कैम है, माँ बाप की कमर तोड़ी जा रही है। अब मैं बात करता हूं जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं मोस्टली उसमें से कुछ ना कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेताओं के होते हैं, और
अगर सरकार यही चाहती है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, तो जो शासकीय स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो उसकी सुविधा नहीं बढ़ाती। तो भाई माँ बाप क्या सोचता है, जब मेरे बच्चे को सुविधा नहीं मिल रही है सरकारी स्कूल में, तो मैं कहाँ डालूं? कॉन्वेंट स्कूल में डालूं। अब आपको पता है, जब आपने कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे को डाल लिया, सारी चीजें कर ली, है ना, अब आपको पता ही है स्कूल फीस कितनी है। अब मैं आपको कुछ स्कूल्स की फीस दिखा रहा हूँ जो स्कूल इंदौर के हैं, और ये फीस मैं आपको क्लास 1 से बता रहा हूँ, क्लास 1 से 12 तक की। सबसे फेमस स्कूल है इंदौर का दिल्ली कॉलेज, 3,78,000 रुपए साल की फीस है। ऐसे ही दी एमलेट हाइट्स, 2.5 लाख रुपए फीस है, 8,000 रुपए फीस है। ऐसे ही न जाने भारत में कितने स्कूल हैं जिनकी फीस लाखों में है। लेकिन बच्चा और माँ बाप क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब ये फीस खाली साल की है, इसमें जो एनुअल फंक्शन होते हैं उसकी फीस अलग, कंपटीशन होते हैं उसकी फीस अलग, भाई अलग अलग चीजों पे पैसे आपको देने ही है, स्कूल बैग ये वो। तो उससे आपकी हालत क्या हो जाती है भाई, स्कूल फीस से माँ बाप पे भी बर्डन बढ़ता है और बच्चों पे भी बर्डन बढ़ता है, क्योंकि आप जितना पैसा कमा रहे वो आप अपने बच्चे की शिक्षा में लौटा दे रहे हैं। और ये स्कूल स्कैम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फीस मनमानी वसूली जाती है, किताबें अपनी दुकान से बोली जाती है, हर साल सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव कर दिया जाता है कि ये कंप्यूटर की बुक है भैया, ये तो पढ़ना कंपलसरी है। जबकि एनसीईआरटी में आपको ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन स्कूल क्या करता है कि उसकी किताबें और उसकी सेल्स बढ़ती हैं, उसे मोटा पैसा मिलता रहे, वो इसलिए ऐसे कुछ ना कुछ बुक्स करके जो है लॉन्च करता रहता है। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसका कॉलेज हो गया, उसका स्कूल होगा, कॉलेजेस की फीस भी आपको पता है, प्राइवेट कॉलेजेस अगर आज कोई भी गिरे से गिरा भी कॉलेज होगा तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा ही है, 2-2 लाख रुपए फीस है। आप बच्चे की कॉलेज की फीस भरते। अब जब बात आती है उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने की या किसी और एग्जाम्स की तैयारी करने की, अब मैं आपको बता दूं, आप प्राइवेट स्कूल में भी चलो अपने बच्चे को लगवा देते हो, अच्छे से पढ़ाते हो, 3 लाख रुपए साल की फीस दे रहे हो, 2 लाख रुपए साल की फीस दे रहे हो, उसके बाद भी आप स्कूल से संतुष्ट नहीं होते, उसके बाद भी अपने बच्चे को क्या करते हो, प्राइवेट ट्यूशन लगवाते हो, ट्यूशन का पैसा अलग देते हो। आप ये सारी चीजें करते हो ताकि बच्चा आपका पढ़ लिख के समझदार हो जाए और करियर में बहुत कुछ अचीव करे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप पैसा हर जगह बाहर है, ट्यूशन में भी दे रहे हो, स्कूल में भी दे रहे हो, उसके कॉपी किताबों में हर जगह खर्चा कर रहे हो। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब इसका सब कॉलेज हो गया, जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आ रहा है, तो आप क्या सोचते हो, जो कोचिंग संस्थान है वो मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं आपको बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने का, और इतना पैसा ले रहे हैं, उसके बाद सुविधाएं नहीं दे रहे। तो आप खुद हिसाब लगाइए, जब आप एक साल का, एक क्लास का 2 लाख रुपए दे रहे हैं अपने बच्चे का, जब वो KG1 KG2 में है ना, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो गया, जब उसने कॉलेज खत्म कर लिया, 12 साल 15 साल अपने दे दिए इस एजुकेशन में, और जब आपका बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाता है, तो जो उसने इन 12-15 सालों में पढ़ा है उसका समराइज करके कोचिंग संस्थान उसे 1 साल में पढ़ाते हैं, जो उसने इतने सालों में पढ़ा है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे जो उसने स्कूल में सीखा हो, चाहे जो उसने कोचिंग ट्यूशन में सीखा हो, चाहे कॉलेज में सीखा हो। कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, 1 साल में उसका पूरा रिवीजन करके उसका बेस जो है और मजबूत करते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट एग्जाम दे सके। अब उसकी वो फीस कितनी लेते हैं भाई, तो 1 से 2 लाख रुपए, आपको भी पता है 1 से 2 लाख रुपए फीस रहती है कोचिंग संस्थान की। अब आपको लगता है इतनी फीस, तब आप बहुत सोचने लगते हैं। जब आप अपने बच्चे को कोचिंग भेजते हैं तो बच्चे को ये लगता है कि यार फ्री नहीं पढ़ूं, इंटरनेट पे इतना मटेरियल उपलब्ध है, यूट्यूब पर इतना मटेरियल उपलब्ध है, किसी ना किसी के लेक्चर देख के फ्री में एग्जाम क्रैक कर लूं। लेकिन ये वक्त और ये बातें और ये दिमाग तब कहां चला जाता है, जब आपका बच्चा स्कूल में होता है। तब वो तो सोचता है ना कि भाई अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छा ग्रुप मिले। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या बोलता है, सर 299 का कोर्स है, आप इसमें कुछ और डिस्काउंट देंगे क्या? तो ये जब आप 15 साल की पढ़ाई में जो खर्चा कर रहे हो पैसा, और जब यही बात आती है आपके करियर को बदलने की, जब आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो आप कोचिंग पे लांछन लगाते हो कि कोचिंग वाले लूटते हैं। भाई एजुकेशन सिस्टम शुरू से लूट रहा है, ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले ही लूट रहे। स्कूल से लेके प्ले स्कूल से लेके कॉलेज तक सब माँ बाप को, अभिभावकों को और बच्चों को लूटते आ रहे हैं। इसमें सिर्फ कोचिंग वालों की गलती कहाँ कि भाई कोचिंग वाले बुक्स का भी पैसा छाप रहे हैं, टेस्ट सीरीज का भी पैसा छाप रहे हैं, इससे भी पैसा ले रहे हैं, उससे भी पैसा ले रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जो पूरी चीजें बताई कि भाई सैलरी एक टीचर की, उसके बाद उनके बिल्डिंग्स का रेंट, ये सारी चीजें आप देख लो। और मैं यही बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक टीचर की सैलरी मैंने आपको बताई कि 1,000 रुपए मिनिमम लेक्चर का रहता है। लेकिन यही किसी अच्छे स्कूल में भी बात करूं तो मैक्स टू मैक्स एक टीचर की सैलरी
60,000 रुपए महीना होती है अच्छे से अच्छे स्कूल में। प्राइवेट स्कूल की बात करूं, जो आपसे लाखों रुपए ले रहे हैं, लेकिन वहां के टीचर को 60 से 70,000 रुपए महीना दिया जाता है। तो आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए कि कोचिंग वाले टीचर की फीस कितनी है, उसका सैलरी कितनी है, और एक स्कूल वाले टीचर की सैलरी कितनी है। आप ये सोचते हैं कि कोचिंग वाला सिर्फ क्या है, पैसा कमाने बैठा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा है 15 सालों में, वो कोचिंग वाला आपको क्या देने की कोशिश करता है कि आपको 1 साल में वो चीजें देने की कोशिश करता है जो आपने इन 15 सालों में, 12 सालों में पढ़ा है, उसको समराइज करके देता है ताकि आप अपने करियर में कुछ कर ले। चाहे वो एमबीए की कोचिंग हो, यूपीएससी की कोचिंग हो, एमपीपीएससी की कोचिंग हो, एसएससी की कोचिंग हो, आपने जो भी पढ़ा है उसको समराइज करके वो 1 साल में आपको देने की कोशिश करता है ताकि आपकी जॉब लग जाए। और जॉब भी लगेगी भाई, सरकारी नौकरी आपको ही मिलेगी। कोचिंग वाले का उससे क्या फायदा, वो तो आपकी फोटो लगा देगा और आपकी फोटो देख के 4 बच्चे और आ जाएंगे, बस। इससे ज्यादा क्या ही फायदा होना है किसी कोचिंग वाले का आपके सिलेक्शन से। फायदा होता है आपका, लेकिन आप सोचते हो कोचिंग वाला क्या है, लूट रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम ही लूट रहा है, सिर्फ कोचिंग वाला नहीं लूट रहा है। इतना अपने दिमाग में बात रख लो। एजुकेशन सिस्टम, आप जब प्ले स्कूल में थे तब से वो लगातार आपको जो है लूटते आ रहा है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको समझ आया हो, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो कि कैसे कोचिंग संस्थान जो है चलता है और कैसे एक स्कूल जो है चलता है और किस तरह से, क्योंकि लगातार आप बचपन से लेके जवानी तक पैसा खर्चा करते जा रहे हैं किसमें, एजुकेशन में। और उसके बाद भी देश में इतनी बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जिसपे सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान है सिर्फ टैक्स लेने में। भाई 18% आप यहां से दे दो, वहां से दे दो, लेकिन देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां पे कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ लोग बात करते हैं कि गलती किसकी थी। उम्मीद करूंगा वीडियो समझ आ गया हो। समझ आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो एजुकेशन को बहुत कुछ मानते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।